अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। मदीना की वीरानी लड़ाइयों और फितनों का ज़हूर होगा। फितनों का ज़हूर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल का ज़हूर होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक माज़ बिन जबल की रान पे मारा, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी बात फरमा रहे थे, और फरमाया कि ये ऐसे ही यकीनी है जैसे तुम्हारा यहाँ होना या बैठना यकीनी है। ये हदीस अबू दाऊद में मौजूद है और तिरमिज़ी में मौजूद है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल सीक्रेट की तरफ इशारा किया गया है असल में, जो कि मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स से और मुस्लिम वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। देखें, ज़ायनिस्ट जो है ना, यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं, ये तो बात आप जानते होंगे, और वो कहते हैं कि ये तो ग्रेटर इजराइल का कैपिटल है, और वो इस रीजन के अंदर अपना असर चाहते हैं, अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं। दे वांट टू सी इजराइल एज द मेन प्लेयर इन दिस रीजन। वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही डोमिनेट करें, हमारा ही रीजन हो, जहाँ पर हम जाएं वहाँ पर पूरा रीजन जाए। ये उनका एक ग्रांड ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो दुनिया के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर इस रीजन के लिए तो वो इस वक्त यही चाहते हैं कि कम से कम यहाँ हमारा मिडल ईस्ट में असर हमारा हो, नंबर 1 पे हम ही हो। दूसरी तरफ आप देखें, दूसरी तरफ कौन है? अरब वर्ल्ड है। अरब वर्ल्ड का लीडर कौन है आज? सऊदी अरब। कौन सा सऊदी? जहाँ पर मदीना तैयबा है। तो अगर मैं आज की इक्वेशन देखूं ना, तो इजराइल के उभरने से अरब वर्ल्ड यानी मुसलमानों का जो न्यूक्लियस है अरब वर्ल्ड, ये डाउन होना है। यरूशलेम का उभरना और इधर से ये डाउन होना, और फिर इसके डाउनफॉल का जो असर पड़ना है, सबसे बड़ा असर किस पे पड़ना है? अजमियों में, तुर्की के ऊपर। तुर्की के ऊपर 9 अरबों में सबसे बड़ा जो पहला असर है वो इनके ऊपर पड़ना है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? देखें, तुर्की की आप स्ट्रेटेजिक अहमियत देखें, ये यूरोप के दरवाजे पे है, बिल्कुल मिडल ईस्ट के साथ और यूरोप के बीच में तुर्की आता है। दोनों बड़े रीजन्स के बीच में तुर्की एक लिंक है। दूसरी तरफ आप देखें, आज के इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, जिसका पावर हाउस कौन सा है? यूरोप। यूरोप अमेरिका का पावर हाउस है। यूरोप के बिना अमेरिका कुछ भी नहीं है। अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी इत्तेहादी यूरोप। नेटो क्या है? नेटो के बिना अमेरिका की पावर क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी उनके बिना। नेटो की शक्ल में उनके पास सबसे बड़ा एक दुनिया का मिलिट्री अलायंस मौजूद है, और ये उनके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं, टेक्नोलॉजी के मामलात, और ये सारा कुछ इनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है अमेरिका यूरोप के साथ हर लिहाज से। और यूरोप के डोर पे तुर्की है, दरवाजे पे तुर्की है। तुर्की से ही यूरोप शुरू होता है। प्लस कुस्तुनतुनिया यानी कि आज का इस्तांबुल। इस्तांबुल वो शहर है जहां से ब्लैक सी पे मौजूद तमाम मुल्क बशमूल रशिया का ट्रेड और ऑयल गुजरता है, दुनिया की तरफ जा रहा होता है। दुनिया का बहुत बड़ा अनाज का हिस्सा तुर्की से गुजरता है। तो ये हाथ से जाना है मुसलमानों की। अगर यरूशलेम गया तो एक बार तैयब एर्दोगान ने भी अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया था कि अगर हम अल-कुद्स लूज करेंगे तो हम जो है वो मिडल ईस्ट भी लूज करेंगे, और हम जो है बहुत कुछ लूज करेंगे। एक बार उन्होंने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था। वैसे गालिबन तैयब एर्दोगान के जहन में ये हदीस होगी। तो कुस्तुनतुनिया के जाने का एक बहुत बड़ा जो है वो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा मुस्लिम दुनिया के ऊपर। अभी तक जो अमेरिका लेड ग्लोबल ऑर्डर था ना दुनिया में, इसमें इजराइल के लिए कई ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स जो उसके थे जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, उनका हुसूल आसान था, क्योंकि इन्हीं का नूर चशम अमेरिका दुनिया का लीडर था ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। अब सारी दुनिया के अंदर ये बात नोट की जा रही है, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, और अब ग्लोबल ऑर्डर जो है वो नई करवट ले रहा है, अरब दूसरी तरफ खिसक रहे हैं। और इसका आइडिया वैसे इजराइल के अंदर जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको काफ़ी अर्सा पहले से है। आज इजराइल के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट ने, यरूशलेम पोस्ट, ये वहाँ के सबसे बड़ी न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उन्होंने आज ये रिपोर्ट लगाई है कि वर्ल्ड ऑर्डर ऑन वर्ज ऑफ क्लिफ, फर्स्ट इजरायली नेशनल इंटेल असेसमेंट। पहले ये इस तरह की असेसमेंट्स नहीं करते थे इजरायली, लेकिन जब से ग्लोबल ऑर्डर में एक विजिबल चेंज आना शुरू हुआ है तो उन्होंने भी ये नए नए डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं स्टडी के लिए, जो कि दुनिया के अंदर होने वाली तब्दीलियों और उनके इजराइल पे पड़ने वाले असरात को स्टडी करते हैं। नाउ इस रिपोर्ट की सिर्फ आखिर की 2-3 लाइनें आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि आप इनकी इस रिपोर्ट का हासिल मकसद कह सकते हैं, बॉटम लाइन आप उसको कह सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि इन मेनी वेज
The expectation that these tectonic struggles will replace the war with terror groups like Al Qaeda and ISIS as what defines national identities is a disadvantage for Israel. Jerusalem thrived when countries from all corners of the globe looked for it for ideas for combating terror. ये जो सिलसिला था ना, ये कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला था, सारी दुनिया वॉर ऑन टेरर के पीछे लगी हुई थी, ये इजराइल के लिए बड़ा अच्छा था। पूरी दुनिया इजराइल की तरफ उस वक्त देख रही थी हेल्प के लिए कि हाउ टू कम्बैट टेररिज्म। और ये जो कुछ भी खिचड़ी पकी हुई थी ना, इट वॉज एक्चुअली बेस्ड अगेंस्ट द टर्म कॉल्ड इज रेडिकल इस्लाम, द सो कॉल्ड रेडिकल इस्लाम। इजराइल के लिए इसमें बहुत कुछ था। ये जो कुछ भी चलता रहा 20 साल तक, बहुत कुछ था। इन्होंने शायद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया इसमें। सवाए इजराइल के आप देखें कि बाकी तमाम उसके इर्द गिर्द के अरब मुल्क जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं बुरी तरह से। हत्ता कि कुस्तुनतुनिया तुर्की भी डिस्टर्ब्ड। आप देखें दाइश उनके पीछे, कुर्द नेशनलिस्ट उनके पीछे। यही चीज़ें जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही थी। उधर आप देखें इंडिया के अंदर क्या हुआ। हिंदुत्व के ठगों को भी यही सेटअप सूट करता रहा है। वो भी सेम ज़ायोनिस्ट टाइप आइडियोलॉजी रखते हैं, एक्सपेंशनिज्म की, और वो भी आज तक वॉर ऑन टेरर की बातें करते रहते हैं। क्योंकि ये जो सो कॉल्ड रेडिकल इस्लाम वाली थ्योरी है ना, इनको 3 तरह से सपोर्ट करती है। एक्सट्रीमिस्ट जो इंडिया के अंदर हिंदुत्व वाले, उनको 3 तरफ से ये सपोर्ट करती है। एक तो इससे वो कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उसको कवर फराहम करते हैं आलमी लेवल पर कि देखिए हम तो रेडिकल्स से लड़ रहे हैं, ये कोई मजलूम नहीं है, ये रेडिकल्स हैं, हम इसीलिए उनको जो है ज़बरदस्त कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, ये रेडिकल से लड़ रहे हैं, अगर हम इनको छोड़ेंगे तो दुनिया के लिए ख़तरा होंगे। इस तरह करके वो बेच रहे होते हैं इन सारी कार्रवाइयों को जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहाँ पर हो रही होती हैं कश्मीर में। दूसरा, मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम नैरेटिव को प्रमोट करके धर्म की राजनीति पे वोट बटोर रहे होते हैं, और उसमें भी ये चीज़ इनको सपोर्ट कर रही होती है। दुनिया को कहते हैं कि हम रेडिकल्स के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, एंटी मुस्लिम कार्रवाइयाँ थोड़ी कर रहे हैं इंडिया के अंदर, रेडिकल्स के खिलाफ हैं हम तो असल में। तीसरा, वो अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है ना अखंड भारत वाली, कि इधर उधर के सारे मुल्कों पर कब्जा करके और बड़ा इंडिया बनाओ, इससे दुनिया का ध्यान बटा रहे होते हैं, और वहाँ से ध्यान हटा के दुनिया को इसके पीछे लगाया हुआ होता है कि देखें रेडिकल इस्लाम कितना बड़ा ख़तरा है और वॉर और टेरर जो कितनी ज़रूरी है दुनिया के लिए। वो तो फाइनेंशियल और दीगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके जो हैं अरब वर्ल्ड के साथ हैं, वरना इनके जियो पॉलिटिकल एजेंडाज जो हैं वो बिल्कुल इजराइल के साथ मैच कर रहे होते हैं। सेक्युलर इंडिया का अलबत्ता हिसाब किताब अलग है ज़रा, उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बड़ी हद तक अरबों के साथ ही मैच कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद दी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है। इसीलिए आपको देखें दिल पे पत्थर रख के प्रो फ़लस्तीन पॉलिसी जो हिंदुत्व की सरकार है वो भी लेते हुए नजर आती है, क्योंकि उधर से इकोनॉमिक और ट्रेड और ये जो ऑयल और ये सारे इंटरेस्ट हैं इंडिया के। अगर ये ना होते तो कब का इन्होंने यू टर्न ले लिया होता और पॉलिसी जो है वो कब का शिफ्ट कर ली होती मिडल ईस्ट वाली। नाउ जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, मेरे हिसाब से उनके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि किस नुक्ते पे आगे चल के ये जो 2 मुख्तलिफ पावर ब्लॉक्स हैं, एक तो मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल है, दूसरा इधर साउथ एशिया के अंदर इंडिया है, किस नुक्ते पे जाके दोनों के अंदर एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पैदा हो सकती है। ये बहुत एक अहम तरीन सवाल है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होना है। क्या फ्यूचर में कोई ऐसा पॉइंट आना है जहां पर इजरायली और इंडियंस जो हैं, ये जो हिंदुत्व वाले इंडियंस हैं, मैं आम सेक्युलर इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके दरमियान कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है। कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब आपकी सिक्योरिटी, ट्रेड, इकोनॉमी सब जुड़ जाए आपस में। चाइनीज़ की है अरब वर्ल्ड के साथ, इसराइल के साथ नहीं है। चाइनीज़ की पर्शियंस के साथ भी है, ईरानियों के साथ भी है। तो चाइनीज़ के ग्लोबल ऑर्डर के अंदर अमेरिका की तरह का हिसाब किताब नहीं है कि उधर फारसी हैं तो इधर अरब हैं, जिनका सदियों से आपस में कन्फ्लिक्ट रहा है, इस्लाम से पहले भी इनका कन्फ्लिक्ट रहा है। वैसे चाइनीज़ ग्लोबल ऑर्डर के अंदर दोनों कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इसका मतलब है कि वो इस डिवीजन के खिलाफ हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इजराइल और इंडिया, इनके दरमियान कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब पैदा हो सकती है और कैसे पैदा हो सकती है, ये सोचने की बात है। इस पर ज़रूर डिबेट होनी चाहिए और रिसर्च होनी चाहिए, और इस पर कुछ फाइंडिंग्स जो है इंटेलेक्चुअल्स को ज़रूर सामने लेकर आनी चाहिए।